तो आज हम लोग सेंटर ऑफ मास का थर्ड एप्लीकेशन कंसीडर करेंगे, जिसमें हम लोग सॉलिड हेमिस्फीयर लेंगे और वो सॉलिड हेमिस्फीयर का हम लोग सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करने वाले हैं। अभी जो सॉलिड हेमिस्फीयर का मतलब, अगर हम लोग कोई भी स्फीयर को अगर आधा कर दे, जैसे कि अगर कोई भी प्लास्टिक का बॉल है, प्लास्टिक का जो बॉल होता है उसके अंदर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है मासलेस, इसलिए उसको हम लोग हॉलो स्फीयर कंसीडर कर सकते हैं। और अगर उसको अगर हम लोग आधा कर दें तो हमें मिल जाएगा हेमिस्फीयर, जो कि होगा हॉलो हेमिस्फीयर। सिमिलरली जो सॉलिड हेमिस्फीयर होता है वो हेमिस्फीयर होता है जिसका जो वॉल्यूम होता है उसमें मास की डेंसिटी होती है, वो मासलेस नहीं होता है, इसलिए हम लोग इसलिए वो हेमिस्फीयर को हम लोग सॉलिड हेमिस्फीयर कंसीडर करते हैं। तो जैसे कि हमें मालूम है, अगर कोई भी सॉलिड सिलेंडर अगर है और अगर उसको अगर हम लोग बहुत सारे पार्ट में अगर स्प्लिट कर दे तो हमें मिल जाएंगी बहुत सारी डिस्क, और अगर हम लोग वो सारी डिस्क को इंटीग्रेट कर दे या फिर ऐड कर दे तो हमें मिल जाएगा एक कंप्लीट सॉलिड सिलेंडर। तो सेम हम लोग यहाँ पे भी करेंगे। सेंटर ऑफ मास को फाइंड आउट करने के लिए सॉलिड हेमिस्फीयर के लिए हम लोग सॉलिड हेमिस्फीयर को बहुत सारे डिस्क में कंसीडर करेंगे, और हर एक डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास होगा उसको कंसीडर करते हुए सबके सेंटर ऑफ मास को इंटीग्रेट कर देंगे, जिसके वजह से जो सॉलिड हेमिस्फीयर होगा उसका सेंटर ऑफ मास हमें पता चल जाएगा। उसके लिए सबसे पहले हमें एक डिस्क कंसीडर करनी होगी, उसका सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना होगा, साथ में उसका जो सेंटर ऑफ वॉल्यूम और उसके साथ जो मास का जो मैग्नीट्यूड एसोसिएटेड है वो भी हमें फाइंड आउट करना होगा। जैसे हम लोग एक डिस्क के लिए सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट कर लेते हैं, हम लोग सेम सब डिस्क के लिए सेंटर ऑफ मास को कंसीडर करते हुए इंटीग्रेट कर देंगे, और सब डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो हमें सॉलिड हेमिस्फीयर के सेंटर ऑफ मास को इंडिकेट करेगा। तो हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, ये हमारा सॉलिड हेमिस्फीयर, ये एक्स एक्सिस है और ये है वाई एक्सिस, और ये जो सॉलिड हेमिस्फीयर का ये जो लेंथ है वो है रेडियस आर, मतलब जो सॉलिड हेमिस्फीयर के नीचे का जो सर्कमफेरेंस होगा उसका जो रेडियस है वो है आर, और इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल रेडियस कंसीडर करते हुए चलते हैं। इसका रीज़न हम लोग आगे देखेंगे। और ये है ओरिजिन पॉइंट, नेगेटिव एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो अभी हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, हम लोग ये जो हॉलो, जैसे कि मैंने बोला, ये जो सॉलिड हेमिस्फीयर होगा इसको हम लोग बहुत सारे डिस्क में डिवाइड कर सकते हैं, और अगर हम लोग वो सब डिस्क को अगर इंटीग्रेट कर दे तो हमें मिल जाएगा एक सॉलिड हेमिस्फीयर। तो हमने ये एक इनफाइनेटसिमल स्मॉल डिस्क का कंसीडर किया, और इसका जो वॉल्यूम है वो है डी वी, जो कि बहुत 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 छोटा है, इनफाइनेटसिमल स्मॉल है। तो ये वॉल्यूम के साथ जो मास का जो मैग्नीट्यूड जो मास जो एसोसिएटेड होगा वो होगा डी एम। अब ये जो डी एम जो मास है वो डिपेंड करेगा कि मास पर यूनिट वॉल्यूम पे कितना है, और हम लोग ये जो वॉल्यूम कंसीडर कर रहे हैं डी वी, वो कितना है, मतलब उसका बेस कितना और उसकी हाइट कितनी है। अगर मास पर यूनिट वॉल्यूम अगर ज़्यादा होता है तो ये थिकनेस के लिए जो डी एम जो मास होगा वो ज़्यादा होगा, और अगर मास पर यूनिट वॉल्यूम अगर कम होता है तो ये थिकनेस के लिए जो मास होगा डी एम वो कम होगा। ये जो डी एम है वो क्या है, ये जो डी एम है वो ये वॉल्यूम के साथ जो मास एसोसिएटेड है वो है। अगर ये डी वी वॉल्यूम अगर ज़्यादा होता है तो उसके लिए जो डी एम होगा वो ज़्यादा होगा, और अगर ये डी वी वॉल्यूम अगर कम होता है उसके लिए जो डी एम है वो कम होगा, जो कि यहाँ पे इंडिकेट करें हमने जो वॉल्यूम ऑफ स्मॉल, जैसे कि अगर ये वॉल्यूम अगर डी वी का ज़्यादा है तो जो मास का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ज़्यादा होगा, अगर वॉल्यूम कम है तो जो मास का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कम होगा। तो ये स्मॉल वॉल्यूम के लिए जो मास है वो है डी एम, और जो डी एम है वो दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, और ये जो हमने जो डी वी जो वॉल्यूम कंसिडर किया उसका मैग्नीट्यूड कितना है। तो सबसे पहले हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, जो हमने जो डिस्क कंसिडर किया है, ये हमने जो डिस्क कंसिडर किया है, इसका जो डिस्टेंस है विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन वो है वाई, और इसका जो रेडियस है डिस्क का वो है स्मॉल आर, और ये जो कैपिटल आर है वो वर्टिकल रेडियस है। अभी हम लोग वर्टिकल रेडियस के बारे में जानेंगे, वर्टिकल रेडियस क्या है। जैसे कि मैंने बोला था कि जो जितनी भी जो ये पूरे जो सॉलिड हेमिस्फीयर को हम लोग बहुत सारे पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं, बहुत सारे पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो बहुत सारे पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं मतलब बहुत सारे डिस्क में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, और जितनी भी जो डिस्क होगी उसका एक रेडियस होगा विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। कंसीडर कर लेते हैं D1 डिस्क है, D2 डिस्क है, उसके बाद D3 डिस्क है, D4 D5 D6 ऐसी इनफाइनाइट डिस्क होगी, बट फॉर द एग्जांपल मैंने ये कंसीडर किया हूँ। तो ये जो D1 जो डिस्क है उसका जो डिस्टेंस, उसका जो रेडियस होगा विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन वो होगा R1। सिमिलरली जो D2 डिस्क होगा उसका डिस्टेंस होगा विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन वो होगा R2। सिमिलरली D3 डिस्क है, उसका जो डिस्टेंस होगा विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन वो होगा R3। सिमिलरली ऐसी बहुत सारी डिस्क होगी और बहुत सारी डिस्क का रेडियस होगा विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, और ये रेडियस को हम लोग वर्टिकल रेडियस कंसीडर करते हुए चल रहे हैं। तो जो रेडियस है वो है वर्टिकल रेडियस। तो ये जो रेडियस है, ये वाला रेडियस है डिस्क का रेडियस है, जो कि हमने यहाँ पे इंडिकेट करे। ये जो डिस्क का जो रेडियस है वो है आर, और ये जो वाई है ये डिस्क का डिस्टेंस है विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, और ये जो कैपिटल आर है
ये डिस्क का वर्टिकल रेडियस है विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। जैसे कि मैंने बोला हर एक डिस्क का रेडियस होने वाला है विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ हमें मिल जाता है एक ट्राइंगल जिसका बेस है, परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूस है। तो अगर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम इधर अप्लाई करते हैं तो हमें मिल जाएगा आगे एक आर के लिए रिलेशन, ये जो स्मॉल आर है इसके लिए हमें रिलेशन मिल जाएगा जिसको हम लोग आगे सब्स्टिट्यूट करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो हमें मिल गया ये आर स्क्वायर के लिए रिलेशन जिसको आगे सब्स्टिट्यूट करेंगे। जैसे कि मैंने बोला जो डी एम है वो दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड करने वाला है, मास पर यूनिट लेंथ और जो वॉल्यूम हम लोग ये डिस्क का कितना कंसीडर कर रहे हैं वो। अगर ये डिस्क का वॉल्यूम ज़्यादा होता है तो डी एम ज़्यादा होगा, डिस्क का वॉल्यूम कम होगा तो जो डी एम होगा वो ज़्यादा होगा। वॉल्यूम मतलब ये जो डिस्क का जो बेस और हाइट, बेसिक सी बात है, अगर इसका बेस और हाइट ज़्यादा होगा तो उसके साथ जो मास एसोसिएटेड होगा वो ज़्यादा होगा। अगर ये जो डिस्क है इसका अगर बेस और हाइट अगर कम होगा, इसके साथ जो मास एसोसिएटेड होगा वो भी कम होगा। तो यहाँ पे हम लोग पहला मास पर यूनिट वॉल्यूम कंसीडर कर लेते हैं। तो हम लोग कंसीडर करते हुए चलते जो टोटल मास है ये पूरे हेमिस्फीयर का वो है m, और जो ये जो हेमिस्फीयर के जो वॉल्यूम बनेगा, ये जो या फिर जो हेमिस्फीयर का जो एरिया होगा, सॉरी नॉट एरिया, जो वॉल्यूम होगा वो होगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये जो 3 होगा इसको हम लोग न्यूमरेटर में सेंड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 3m 2 पाई आर क्यूब। मैं यहाँ पे वही इंडिकेट किया हूँ, एंटायर स्फीयर के लिए अगर 4/3 पाई आर क्यूब्ड होता है पूरे स्फीयर का वॉल्यूम, तो हाफ एम स्फीयर के लिए जिसको हम लोग हेमिस्फीयर बोलते हैं उसके लिए जो वॉल्यूम होगा वो होगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो हमने जो एम है उसको 3 जो है उसको अपने न्यूमरेटर में सब्स्टिट्यूट सेंड कर दिया और हमें मिल गया मास पर यूनिट वॉल्यूम 3m 2 पाई आर क्यूब। तो हमने मास पर यूनिट वॉल्यूम फाइनली फाइंड कर लिया। दूसरा हमें वॉल्यूम फाइंड करना होगा डीवी का। अगर हम लोग यहाँ पे अगर डीवी का वॉल्यूम देखें तो यहाँ पे अगर जो डीवी का जो वॉल्यूम है उसके हाइट के ऊपर डिपेंड करेगा, मतलब ये जो डिस्क है उसका जो वॉल्यूम है उसके हाइट के ऊपर डिपेंड करेगा और उसकी बेस के ऊपर डिपेंड करेगा। जितनी ज़्यादा हाइट जितना ज़्यादा बेस उतना ज़्यादा वॉल्यूम, जितनी कम बेस जितनी कम हाइट उतना कम वॉल्यूम होगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें ये जो डी वाई है वो इसकी हाइट है और ये जो है ये जो नीचे का जो एरिया है जो बेस एरिया है वो है उसका बेस ये वॉल्यूम का। जैसे कि हमें मालूम है अगर कोई भी अगर बेस एरिया होता है जो कि सर्कुलर फॉर्म में होता है, या फिर कोई भी जो सर्कल का जो बेस एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, या फिर अगर कोई भी प्लेट होती है या फिर जो डिस्क होती है उसका जो बेस एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें वॉल्यूम ऑफ डीवी बेस इनटू हाइट, जो डीवी का जो वॉल्यूम है वो है पाई आर स्क्वायर, उसकी जो हाइट है वो है डी वाई। तो जो डी वी इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू डी वाई। यहाँ पे अगर हम लोग कंसिडर करें आर स्क्वायर के लिए हमने एक इक्वेशन ड्राइव किया था जो कि था आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आर स्क्वायर के लिए हमने इक्वेशन ड्राइव किया था जो कि था आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अभी ये वाला जो इक्वेशन है इसको हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो जब इसको हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे आर स्क्वायर के लिए तो हमें मिल जाएगा डी वी इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। तो हमें फाइनली जो वॉल्यूम है, जो डी वी का जो वॉल्यूम है वो भी हमें मिल गया। तो अभी हमें डीवी का वॉल्यूम मिल गया, मास पर यूनिट लेंथ भी मिल गया। और जैसे कि हमने जो देखा था कि जो डीएम है, डीएम ये डिस्क के साथ मास एसोसिएटेड है, मगर इसका मैग्नीट्यूड हमने ये डीएम का जो मैग्नीट्यूड है वो हमने फाइंड नहीं किया था। ये हमने देखा था कि जो डीएम है ये डिस्क के साथ मास एसोसिएटेड है, मगर इसका जो मैग्नीट्यूड है डीएम का उसको हम लोग फाइंड आउट नहीं किया था। अभी उसको हम लोग फाइंड करेंगे। तो उसके डीएम के मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग कंसिडर कर लेंगे दोनों फैक्टर्स, मास पर यूनिट लेंथ और जो वॉल्यूम है डीवी का वो, जो डिस्क का जो वॉल्यूम है वो। तो यहाँ पे अगर हम लोग मास पर यूनिट लेंथ कंसिडर करें तो डी एम इज इक्वल टू 3m 2 पाई आर क्यूब। मास पर यूनिट वॉल्यूम के लिए हमें मिला था ये वाला इक्वेशन, और वॉल्यूम ऑफ डीवी पाई आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। पाई कैंसिल हो जाएगा, हमें मिल जाएगा डी एम 3m 2 आर क्यूब आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। फाइनली जो डी एम का जो मैग्नीट्यूड है मैथमेटिकली उसको हमने प्रूव्ड कर दिया। तो अभी ये जो सॉलिड हेमिस्फीयर है इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो वाई एक्सिस पे रिसाइड करेगा। तो जो हम लोग जो इक्वेशन यूज़ करेंगे वो होगा वाई सी एम इज इक्वल टू 1/m इंटीग्रेशन वाई डी एम। ये इक्वेशन हमें ये बताता है, अगर हम लोग ये इंटीग्रेशन को नहीं कंसीडर करें और ये सिर्फ वाई को अगर हम लोग कंसीडर करते हैं इनिशियली, तो वाई हमें ये बताता है कि कोई भी एक डिस्क का सेंटर ऑफ मास। इंटीग्रेशन और वाई हमें दोनों ये बताते हैं, इंटीग्रेशन को अगर हम लोग वाई के साथ कंसीडर करें तो हमें ये पूरा पता, ये हमें इंडिकेट होता है कि सब पूरे डिस्क का सेंटर ऑफ मास। अगर हम लोग इंटीग्रेशन को नहीं कंसीडर करते, सिर्फ वाई को कंसीडर करते, तो एक डिस्क का सेंटर ऑफ मास, इंटीग्रेशन वाई मतलब पूरे डिस्क का सेंटर ऑफ मास। जब पूरे डिस्क का सेंटर ऑफ मास हमें पता चल जाएगा तो हमें पूरे हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास पता चल जाएगा। और जो डीएम है वो हमें इंडिकेट करता है कि हर एक डिस्क के साथ जो मास का जो मैग्नीट्यूड है वो, जो कि हमने ये स्पेसिफिक डिस्क के लिए जो मास का जो मैग्नीट्यूड ऑब्टेन किया था वो था, ये था
वो ये था डी एम इज इक्वल टू 3m टू आर क्यूब आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। सिमिलरली जो हर एक जो डिस्क का जो मास का जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी इंटीग्रेट हो जाएगा। और ये जो 1/m हमें ये इंडिकेट करता है कि जैसे कि मैंने बोला जो हर एक डिस्क होगी उसका हर एक डिस्क होगी उसका खुद का मास होगा। तो हर जो जितना भी जो मास होगा या फिर जितने भी जो डिस्क का जो मासेस का जो समेशन होगा वो होगा टोटल मास, जो कि हमने कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया, इधर कैपिटल एम से इंडिकेट किया है ये इक्वेशन में। और जो वाई से एम है हमें ये बताता है कि सेंटर ऑफ मास वाई एक्सिस के एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बनेगा। 1/m इंटीग्रेशन y इंटू डी एम का मैग्नीट्यूड सब्सिट्यूट कर देंगे 3m टू आर क्यूब आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई डी वाई 1/m इंटू 3m टू आर क्यूब। ये जो 3m टू आर क्यूब है इसको हम लोग कॉमन कर लेंगे इंटीग्रेशन y आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। अभी जो y होगा इसको हम लोग ये इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और ये जो m है वो कैंसिल हो जाएगा। 1/m इंटू 3m टू आर क्यूब m कैंसिल हो जाएगा। इंटीग्रेशन ये जो आर स्क्वायर है y के साथ ये जो इक्वेशन है ये y के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा आर स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर इंटू वाई वाई क्यूब डी वाई। यहाँ पे जो इंटीग्रेशन के लिए जो लिमिट है वो है 0 टू r। जैसे कि मैंने बोला था कि जितनी भी जो डिस्क होगी हर एक डिस्क का एक रेडियस होगा विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो यहाँ पे जो मतलब जो हेमिस्फीयर के सरकमफेरेंस पे जो डिस्क रिसाइड करेगी उसका जो रेडियस होगा वो होगा 0, और जो टॉप पे जो डिस्क रिसाइड करेगी उसका जो रेडियस होगा वो होगा r। तो यहाँ इसलिए हम लोग जो इंटीग्रेशन की जो लिमिट यूज़ करें वो है 0 टू r इंटीग्रेशन के लिए लिमिट। तो जब हम लोग इसको इंटीग्रेट कर देंगे ये वाली इक्वेशन को तो हमें मिल जाएगा, जब हम लोग m कैंसिल कर देंगे हमें मिल जाएगा 3/2r क्यूब्ड आर स्क्वायर। इंटीग्रेट कर देंगे y को वाई स्क्वायर ओवर 2 माइनस ये y3 को इंटीग्रेट कर देंगे माइनस वाई टू द पावर 4/4 0 टू r लिमिट। अब जब हम लोग r वाई स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर सब्सटीट्यूट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा आर स्क्वायर। वाई टू द पावर 4 की जगह पे हम लोग r सब्सटीट्यूट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा r टू द पावर 4। मगर जब 0 सब्सटीट्यूट करेंगे पूरा इक्वेशन हो जाएगा 0। तो 3/2 r क्यूब आर स्क्वायर ओवर 2 माइनस r टू द पावर 4/4 3 टू r क्यूब। ये हमने यही सेम इक्वेशन हमने यहाँ पे भी लिखे है। अगर ये आर स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा r4 इज इक्वल टू 3 टू r क्यूब r4 माइनस r4/2 आर स्क्वायर हो जाएगा r4 माइनस r4/4 आर स्क्वायर r4/2 माइनस r4/2 3 टू r क्यूब। r4 बाहर आ जाएगा 1/2 माइनस 1/4। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1/4 r4/4 हमें मिल जाएगा अल्टीमेटली। तो हमें मिल जाएगा 3 टू r क्यूब 1/4 हमें मिला था। r को हम लोग न्यूमरेटर में कंसिडर कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा r/4 4 r में से 3 r चले जाएंगे हमें मिलेगा 1 r 4 2 हो जाएगा 8 4 2 8 तो हमें मिल जाएगा 3r/8। तो हमें मिल जाएगा 3r/8। तो जो सेंटर ऑफ मास है वो है 3r/8। इसका मतलब पूरी जो लेंथ है हेमिस्फीयर की उस पूरी जो हाइट है हेमिस्फीयर की उसके ये पॉइंट पे बनने वाला है सेंटर ऑफ मास पूरे सॉलिड हेमिस्फीयर का। तो इस तरीके से हमने सॉलिड हेमिस्फीयर के लिए सेंटर ऑफ मास फाइंड किया।